भारत और भूटान के बीच जल विद्युत और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र सहित कई अहम समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री ने भूटान में रुपे कार्ड की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा 130 करोड़ भारतीयों के दिलों में है भूटान का विशेष स्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर भूटान पहुंचे। पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग ने की पीएम मोदी की अगवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सुरक्षा बलों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। एयरपोर्ट के रास्ते में प्रधानमंत्री मोदी का बच्चों ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य की ओर, सरकारी दफ्तर खुले। प्रशासन ने राज्य में चरणबद्ध तरीके से पाबंदियां हटाने का किया ऐलान। सोमवार से खुलेंगे स्कूल। कश्मीर वादी में 17 टेलीफोन एक्सचेंज चालू हालत में, कल तक कुछ को छोड़कर बाकी भी सुचारू रूप से करेंगे काम। नई दिल्ली स्थित एम्स के शिक्षा विभाग की एक इमारत में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में लगी। आग का कारण शॉर्ट सर्किट। और नहीं रही दूरदर्शन और टेलीविजन जगत की लोकप्रिय एंकर नीलम शर्मा। अल्प बीमारी के बाद नोएडा के अस्पताल में हुआ निधन। स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग की मौजूदगी में 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें विमान दुर्घटना और घटना की जांच, भारत की राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के साथ भूटान की नेशनल लीगल इंस्टीट्यूट के साथ समझौता, भूटान के जिंगमे सिंगमे वांगचुक स्कूल ऑफ लॉ के साथ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन, सूचना प्रौद्योगिकी और टेलीकॉम विभाग, सूचना और संचार मंत्रालय और इसरो के बीच समझौता ज्ञापन, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क और ड्रग्स रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क के बीच समझौता ज्ञापन। कानपुर, दिल्ली, कलकत्ता और बंबई स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सहित 4 विश्वविद्यालयों का रॉयल विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भारत का सौभाग्य है कि हम भूटान के विकास में प्रमुख भागीदार हैं। भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं में भारत का सहयोग आपकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं के आधार पर आगे भी जारी रहेगा। भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं में भारत का सहयोग आपकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं के आधार पर आगे भी जारी रहेगा। साथियों, हाइड्रो पावर हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दोनों देशों ने मिलकर भूटान की नदियों की शक्ति को बिजली में ही नहीं, पारस्परिक समृद्धि में भी बदला है। मुझे विश्वास है कि हम अन्य परियोजनाओं को भी तेजी से आगे ले जाएंगे। अपनी भूटान यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगदेछू पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग भी मौजूद थे। For a short video on the Mangdechu project. The project was one of the 10 hydroelectric projects planned under this initiative. It is a 720 megawatt run-of-river power. In April 2010, an agreement was signed between the two governments. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत भूटान पनबिजली संबंधों की स्वर्ण जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। We will now proceed to the next inauguration. Excellencies, ladies and gentlemen. पीएम मोदी ने भूटान में रुपे कार्ड के पहले चरण की शुरुआत की।
please. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण एशियाई उपग्रह के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किया। For the short video presentation, please. Bhutan is a landlocked country situated in the southern foothills of the Himalayan mountain range. Asia satellite. A satellite gifted to South Asian countries to achieve growth and prosperity. Jointly established by ISRO radio channels beam through the satellite to many households in the country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमतोखा स्थित सिमतोखा डजोंग के बौद्ध मठ में पूजा अर्चना की। इस मौके पर भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग से वहां के संसद परिसर में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थिम्पू स्थित ताशी छोदजोंग पैलेस में भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी को इस मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर भूटान के पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोगों ने अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी। और आपको बता दें कि पारो हवाई अड्डे से थिम्पू के बीच यात्रा के दौरान कई जगहों पर स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल थे। उन्होंने झंडे लहराकर भूटान की यात्रा पर पहुंचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। और वहीं प्रधानमंत्री का थिम्पू के होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर उन्हें तिरंगा हाथ में लिए हुए प्रधानमंत्री के सम्मान में कई लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर भूटान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री की अगवानी खुद भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग ने की। इस मौके पर पीएम को अंग वस्त्रम भी प्रदान किया गया। पीएम मोदी की अगवानी के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था।
हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल बॉडीगार्ड्स, रॉयल भूटान आर्मी और रॉयल भूटान पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गार्ड का निरीक्षण किया। इसके बाद पीएम मोदी का भूटान के मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों और गणमान्य लोगों के साथ परिचय कराया गया। और आइए अब चलते हैं दूसरी खबरों की ओर और बात करते हैं कश्मीर घाटी की। कश्मीर घाटी के कुछ शहरों में आज लैंडलाइन सेवाओं को बहाल किया गया। साथ ही लोगों के आने जाने पर लगे प्रतिबंध को भी ढील दी गई। इससे घाटी के सिविल लाइंस क्षेत्र और अन्य जिला मुख्यालयों में निजी वाहनों की आवाजाही में वृद्धि हुई। घाटी में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, आइए आपको सीधे संवाददाता सम्मेलन में लिए चलते हैं। ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के सलाहकार रोहित कंसल वहां पर मौजूद हैं। ट्रैफिक प्लाइंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लाइंग, men and material being moved and a lot of movement. We expect that areas and regions in which prohibitory orders were relaxed today will also see relaxations tomorrow. The local authorities will assess further the fresh areas which can be considered for relaxation of prohibitory orders. While there have been no reported incidents in areas where relaxations were given, there have been 6 to 7 incidents of some disturbances, largely in areas in which relaxations were not given. We also have reports of about 8 injuries, but all the injured are reported to be stable. As I informed you in the morning, we are planning to open schools on Monday, for which the necessary preparatory exercise has already been done. We also have the Hajis returning tomorrow, for which the Divisional Administration Kashmir has made adequate arrangements for facilitation, and I will now request Divisional Commissioner Kashmir to give you a detailed briefing on the arrangements that he has made to facilitate the returning Hajj pilgrims. हेलो एवरीबॉडी। तो मैं आपको ब्रीफली नहीं बल्कि डिटेल में बताना चाहता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली आर द अरेंजमेंट्स व्हिच वी हैव पुट इन प्लेस विद रिगार्ड टू फैसिलिटेशन ऑफ हाजीज who are coming with effect from tomorrow. Let me tell you that tomorrow 2 flights for Kashmir are slated, which will be carrying around more than 300 Hajis who will be coming from after completing the जो हज आयाम होते हैं उनको कंप्लीट करके कल यहाँ पहुँच रहे हैं। उसके लिए जो भी इंतज़ाम हमने किए हैं, क्योंकि जिस पहले तो कुछ जब प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो थे उसलिए हमने जो इंतजामात किए हैं, एक तो उनके रिलेटिव्स जो उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे उन सब को उनके रिलेटिव्स जो भी उनको रिसीव करने के लिए जो एयरपोर्ट पे जाएंगे, आज से 3 दिन पहले हमने कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू उन सब के घरों में पासेस पहुंचा दिए थे और उनके साथ ही उनके जो व्हीकल पासेस भी थे, ताकि अगर वो उन एरिया से आ रहे हों
जहाँ पे ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उन एरिया से आ रहे हो तो उनको कम्यूट करने में और एयरपोर्ट पहुंचने में कोई तकलीफ ना हो, एक वो पहुंचा दिए गए हैं। और कल वो सारे जो उनको हमने टाइम्स भी इंडिकेट किया गया है, और डिस्ट्रिक्ट से लेके एयरपोर्ट तक उनको कंप्लीट फैसिलिटेट किया जाएगा उनकी मूवमेंट को। प्लस इसके अलावा क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो अभी पूरा चल नहीं रहा है, तो हमने एसआरटीसी की जो हाई एंड बसेज हैं वो न सिर्फ हमने डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाई हैं, बल्कि एट द एयरपोर्ट ऑल्सो we'll have a sufficient fleet of SRTC buses which will carry them in case they want right up to their district या श्रीनगर तक उनको लाएंगे, जहां से वो फर्दर अपनी गाड़ियों में जाएंगे। फैसिलिटेशन के लिए जो हमारे बाकी इंतजाम हैं, चाहे वो कस्टम्स के हैं या इमिग्रेशन के हैं या बाकी हैं, वो सारे हमने कल रिव्यू मैंने खुद लिया है और मौके पे जाके भी देखा गया है, वो सारे हमने इन प्लेस रखे हुए हैं। 10 काउंटर्स 10 डिस्ट्रिक्ट्स के हमने वहां पे एस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट का एक नोडल ऑफिसर जो है वो उसको मैन करेगा, और इन केस ऑफ एनी क्वेरी या उनको अगर किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत होगी तो वो कंसर्न नोडल ऑफिसर जो है वो उनको वहाँ पे जो लाइज करेगा, ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना हो। मुझे उम्मीद है कि कल का जो हाजी साहिबान जो कल वापस आ रहे हैं, उनका जो वापसी है वो बड़ी स्मूथ होगी और वो अपने घरों को इंशाल्लाह बड़े आराम से पहुंचेंगे। हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो हमारा कम्प्रिहेंसिव प्लान है, ये ना सिर्फ हमने यहाँ तक इसको रिस्ट्रिक्ट किया है, बल्कि ये हमने इसको उनकी जो है उसको डिसमिनेट किया है हमने जिदा भी, तो जो हमारे वहाँ पे लाइजन ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू तमाम हाजी साहिबान में इसको अनाउंस भी किया गया है, ताकि उनको इस चीज़ की बखूबी इल्मियत रहे कि जब वो वापस आएंगे तो उनको किस किस्म के यहाँ पे इंतजामात मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो उनका वापसी का सफ़र है वो हम जितना भी हमसे हो सकेगा उसको स्मूथ बनाएंगे, ताकि उनको किसी किस्म की जो है तकलीफ का सामना ना हो। एक तो ये, दूसरा जैसे कंसल साहब ने अभी आपको ब्रीफ किया आज के पूरे दिन की प्रोसीडिंग्स के बारे में, उसमें मैं खुद भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी एरियाज जहाँ पे हमने आज रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स किया था, दिन में मैंने 4 दफ़ा खुद जाके उन एरियाज का दौरा भी किया है, और मैंने ना सिर्फ ये पाया कि वहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट थी ट्रैफिक की, बल्कि कई जगह आपने भी खुद भी देखा होगा, कई जगह दुकानें भी खुली थी और पब्लिक सर्विसेज जो बाकी हैं वो इन प्लेस थी। जैसे हमने पहले बताया कि हॉस्पिटल्स, ATMs और बाकी जो हमारी सर्विसेज हैं वो तो हमने पहले ही शुरू कर दी थी, चाहे वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन की हो या बाकी कुछ हो, वो तो पहले ही हमने शुरू की थी। लेकिन आज जो प्राइवेट सेक्टर की जो दुकानें हैं वो कई जगह पे खुली थी, खास तौर पे जो ये रिलैक्स्ड एरियाज हैं इनमें खुली थी, और मुझे उम्मीद है एज द डेज प्रोग्रेस तो हम फुल फ्लेज एक्टिविटी इन सारे एरियाज में और ज़्यादा देखेंगे। प्लस जैसे कंसल साहब ने आपको फर्दर बताया कि दैट जो हमारा नेक्स्ट है जो स्कूल्स ओपनिंग का, उसके लिए मैंने आज एक सारे एजुकेशन ऑफिसर्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे डीसी ने उनके साथ एक मीटिंग की है और आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कितने स्कूल्स जो हैं जो रिलैक्स्ड एरियाज में वो खोलेंगे, प्राइमरी लेवल के वो जो स्कूल्स खोलने हैं उसके लिए भी हमने पूरा एक प्लान बना के रखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि सोमवार को, मंडे को जो हमारा स्कूल ओपनिंग का प्रोग्राम है दैट विल गो ऑफ वेरी वेल, और ग्रेजुअली विल बी हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्मलसी। थैंक यू वेरी मच। I have shared with you what. Can you basically discuss the nature of violence, because you said disturbances? Can you? Well, the information. Okay, I'll clarify. The information which I have with me available at the moment, about 6 to 7 incidents, and the information which I have with me says that in none of the incidents there were more than 30 to 40 stone pelting people, and this did not happen in the areas where relaxations were given. Yes. If we have, if you permit me to answer. तो आप ये संवाददाता सम्मेलन देख रहे थे जिसमें जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डिविजनल कमिश्नर संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे, और कश्मीर घाटी के जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर वो संवाददाताओं को बता रहे थे। उनका कहना है कि वहाँ पर हालात सामान्य हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियतें देने की कोशिशें वहाँ पर की जा रही हैं।
और आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि आग टीचिंग ब्लॉक में लगी है, जो कि इमरजेंसी के पास है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू करने की कोशिश की जा रही है। अजय विक्रम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। अजय, क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं? देखिए चंद्रशेखर, अभी आग पे तकरीबन काबू पा लिया गया है। हमारे पीछे आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये टीचिंग ब्लॉक है और इसी में दूसरे मंजिल पर आग लगी थी। ये जो बिल्डिंग है, इसमें जो डॉक्टर्स हैं उनका चैम्बर है और जो उनका ऑफिस है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो बायोकेमिस्ट्री की लैब है और कहा यह जा रहा है कि जब आग शॉर्ट सर्किट के जरिए हुई, उसके बाद जो बायोकेमिस्ट्री लैब में जो केमिकल्स थे उसकी वजह से आग भड़क गई थी। लेकिन तकरीबन 40 से ज़्यादा यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो पहुँच चुकी हैं और मौके पर आग की जो तीव्रता थी उसको काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया है। जो आग की लपटें तेज़ी से निकल रही थी बाहर इस बिल्डिंग से, वो पूरी तरह से कंट्रोल कर ली गई हैं। हालांकि अभी अंदर जो आग को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। धुआं अभी भी बाहर निकल रहा है बिल्डिंग के बाहर से और उसके जस्ट बगल में इमरजेंसी की बिल्डिंग है। लेकिन जो आग है उसको ज़्यादा फैलने नहीं दिया गया और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन उस बिल्डिंग में जितने भी लोग थे उनको खाली करा लिया गया और वहाँ से निकाल लिया गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज सैटरडे का दिन था और हाफ डे की वजह से जो यहाँ पर डॉक्टर्स का जो स्टाफ था वो काफ़ी कम था और हाफ डे की वजह से वो सब लोग लगभग जा चुके थे। इस वजह से किसी भी जान माल के जो नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन इन बातों की अभी ज़रूर अस्पताल प्रशासन जांच करेगा कि जो आग है वो किन वजहों से लगी और जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए थे वो कितने काम कर पाए और किस वजह से ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ी। लेकिन जो राहत की बात ये है कि जो फायर टेंडर्स हैं वो पहुंच चुके हैं और 40 से ज़्यादा फायर टेंडर्स यहाँ पर हैं और जो आग को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया है। लेकिन अभी अंदर जो आग है उसको कंट्रोल किया जा रहा है जो बिल्डिंग के भीतर है। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत अजय विक्रम इन सब जानकारियों के लिए। और आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी दुख की खबर है। आपके चैनल डीडी न्यूज़ की वरिष्ठ एंकर नीलम शर्मा का निधन हो गया है। वो 50 वर्ष की थीं। पत्रकारिता में लंबा अनुभव रखने वाली नीलम शर्मा पिछले 25 वर्षों से दूरदर्शन का एक प्रमुख चेहरा थीं। पत्रकारिता जगत में नीलम ने कई नए रिकॉर्ड गढ़े। उन्हें नारी शक्ति सम्मान और केपी सिंह गिल सम्मान समेत कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ का कहर जारी है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा असर शिवपुरी, रायसेन, खंडवा, नीमच और मंदसौर में दिख रहा है। श्योपुर जिले में कोटा डैम से पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी उफान पर है और खतरे के निशान से 10 फीट ऊपर बह रही है। यहां पार्वती नदी भी खतरे के निशान तक पहुंचने वाली है। पार्वती नदी के उफान पर होने से नदी का पानी पुल से 40 फीट ऊपर बह रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण श्योपुर चारों तरफ से कट गया है और टापू में तब्दील हो गया है। श्योपुर बारना राजमार्ग पर भी बाढ़ के पानी के कारण वो डूबा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं राजस्थान के झालावाड़ में काली सिंध नदी का पानी भारी बारिश के कारण लोगों के घरों में घुस गया। और उधर महाराष्ट्र में बारिश में कमी आने के चलते अब जनजीवन सामान्य होने लगा है। सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित सांगली और कोल्हापुर में अब जनजीवन सामान्य हो रहा है। पंचगंगा और कृष्णा नदी का जलस्तर कम हुआ है। सब्जियों और जरूरी चीजों की आपूर्ति सामान्य हुई है। प्रभावित लोगों को मुआवजा बांटा जा रहा है। वहीं केरल में अगले एक हफ्ते के लिए मौसम के पूर्वानुमान में कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है। यहाँ 994 राहत शिविरों में 1.5 लाख से अधिक लोगों ने शरण ले रखी है। राज्य में अब तक बाढ़ के कारण 100 से अधिक मौतें हो गई हैं। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए गुंटूर और कृष्णा जिले में करीब 10,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। गुंटूर जिले में एक व्यक्ति के मरने की पुष्टि हुई है। वहीं कृष्णा जिले में एक लड़की के लापता होने की खबर है। वहीं गोदावरी नदी में भी जलस्तर बढ़ गया है।
पानी के बढ़ते स्तर को देखते हुए कृष्णा और गुंटूर जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अग्निशमन सेवा कर्मियों को कृष्णा और गुंटूर जिले में बचाव एवं राहत कार्य के लिए तैनात किया गया है। इस बीच कृष्णा जिले के चेवी तिकल्लू गांव की नदी में नाव पलट गई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बेतवा नदी में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। कल बेतवा नदी में माता टीला बांध से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं बेतवा की सहायक नदी थसान में लाचूरा बांध से 84,400 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे हमीरपुर में बेतवा नदी का जलस्तर 41 सेंटीमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ रहा है। संभावित बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है और उन्हें किसी भी समय राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा सकता है। बाढ़ को देखते हुए एडीएम ने सभी तहसीलदारों को सक्रिय रहने को कहा है। साथ ही पहले से नाव का इंतजाम करने को भी कहा गया है। वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। कल रात चमोली जिले में रात भर मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और कुमाऊं के कई हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी पूरी तरह उफान पर है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम स्थल पर कई घाट और भोलेनाथ की 25 फीट की मूर्ति गर्दन तक पानी में डूब चुकी है। उत्तराखंड के बांसवाड़ा, बद्रीनाथ, लंगासू समेत कई जगहों से भूस्खलन की भी खबरें हैं। पहाड़ के अलावा मैदानी इलाकों में भी बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।